हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंस में। देखिए, आज बात करने वाले हैं मेडिकल और डीवी दोनों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मेडिकल या फिर डीवी दोनों में प्रेजेंट होने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप जा रहे हो, अगर आपका डीवी है तो आपको क्या करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस तरीके से आप अपने आप को पूरी तरीके से क्वालिफाई करा सकते हो। इसके अलावा मेडिकल में भी किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेडिकल और डीवी दोनों हो चुका है और दोनों में ही मैं काफ़ी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर चुका हूँ और मेरे साथ कोई ऐसी इशू नहीं आई हुई है। साथ में हमारे जो भी स्टूडेंट थे उन सब से भी मैंने बातें की हैं और उन सब बातों के आधार पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों ने जो मेरी वीडियो में कमेंट किए हैं उन कमेंट्स को भी यहाँ पे रखा जाएगा कि आपने जो प्रश्नों को पूछा गया है, काफ़ी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी जवाब दिया भी है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी कमेंट्स थे जिसको जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, तो डेफिनेटली उन सभी कमेंट्स के जवाब को दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उम्मीद करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में चीज़ों को शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो पे अगर आप पसंद करते हो तो ज़रूर आप इसे लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए ताकि जो भी अपडेट हैं वो आपको मिलेगी। और इसके अलावा आगे के दिनों में जो यहाँ प्रयागराज में डीवी और मेडिकल कंडक्ट हो रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ में मेरा एक फ्रेंड है जिसका अभी कल के दिन उसका डीवी हुआ और मंडे को उसका मेडिकल है, तो झांसी में मेडिकल है, तो उसकी क्या रिव्यू होगी, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसका, उसे भी हम आपने आने वाले वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पे कंटिन्यू आप देखिएगा, समझ में आ जाएगी आपको बातें। तो चलिए सबसे पहले बताएंगे कि देखिए, अगर आप डीवी में आपका है किसी भी आने वाले समय में, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो नया लेकर के जाएं या पुराना लेकर के जाएं। देखिए, अगर मेरी समझ से अगर आप देखो तो जैसे कि प्रयागराज में जो डीवी हुआ वहाँ पर नॉर्मली जो नए डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रेफर किया जा रहा था, बस ईबीसी सर्टिफिकेट को छोड़कर। ईबीसी सर्टिफिकेट को पुराना वाला ही मांगा गया था और साथ में ये भी मेंशन किया जा रहा था कि उस पर फादर का बना होना चाहिए, यानी जो प्रमाण पत्र बना है इनकम का वो आपके पिताजी के नाम से बना होना चाहिए। ये उसमें लिखा गया है, क्योंकि जो भी आपके पास अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपके नाम पे और इस वजह से आपके नाम का कोई इनकम भी नहीं है, तो आपके नाम का इनकम सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, ये वहाँ पे आर्गुमेंट है। इस वजह से ईबीसी सर्टिफिकेट आपके फादर का नाम का होना चाहिए। दूसरी बात, ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए पूछा जा रहा है कि नया लेकर के जाइए पुराना वाला। देखिए, वहाँ पे पुराना वाला मांगा जा रहा है। अगर आपने अप्लाई किया था तो डेफिनेटली आपने बनवाया होगा और तभी आपने अप्लाई किया भी था। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉब्लम से बचें, है ना। वरना अगर आपके पास, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके साथ समस्याएं हो सकती हैं, टाइम लग सकता है। उन समस्याओं और टाइम से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सब लेकर के जाएं। बाकी नए पुराने की बात करें तो नया और पुराना दोनों लेकर के जाएं, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। ओबीसी के लिए भी लेकर के पूछा जा रहा है कैंडिडेट की ओबीसी सर्टिफिकेट हम पुराना लेकर के जाएं कि नया वाला। देखिए, आप दोनों लेकर के जाइए, मेरी तरफ से ये कहना रहेगा, क्योंकि जिस दिन हमारा डीवी हुआ था उस दिन एक कैंडिडेट को नए वाले ओबीसी सर्टिफिकेट में क्वालिफाई कर दिया गया और वहीं साथ में एक दूसरा कैंडिडेट था जो कि दूसरे ब्लॉक में जिसके दूसरे टीचर ले रहे थे, मतलब दूसरे ऑफिसर जो थे वो ले रहे थे डीवी, उन्होंने उसको नए वाले पे सिलेक्ट नहीं किया, उनको बोला कि पुराना वाला लेकर गया और उसे अंडरटेकिंग दिया गया। तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अपने साथ दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। अगर नहीं है तो आप फिर भी जो नया है वो लेकर के जाइए और आपको वहाँ पे फिलहाल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर नया नहीं है तो पुराना वाला लेकर के जाइए। कम से कम एक होना ही चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिए और बेस्ट होगा कि आप दोनों लेकर के जाएं। ईबीसी सर्टिफिकेट और ओबीसी, इन्हीं दोनों सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जिस दिन हमारा डिब्यू हुआ था। ज़्यादातर छात्रों के साथ यही समस्या थी। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी छात्र गए थे सब नया बनवा के लेकर गए थे, उनसे पुराना नहीं मांगा गया था।
क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन था कि 2019 के बाद का जारी हुआ कोई कभी कभी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चलेगा। इस वजह से वहाँ पे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के साथ भी कोई इशू नहीं आया था। जनरली इशू ईबीसी सर्टिफिकेट जिन्होंने 250 रुपये पेमेंट किया, एक कैंडिडेट ऐसा भी था जिन्होंने ईबीसी सेलेक्ट तो किया था बट उन्होंने 500 रुपीज़ पे किया था, तो उनसे ईबीसी सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया। कुल मिलाकर के 250 रुपये की वजह से आपके साथ समस्या आ सकती है। इस वजह से ईबीसी सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट ने ईबीसी सेलेक्ट किया था वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अपना पुराना वाला ईबीसी लेकर के जाएं, और अभी भी आपकी इनकम अगर नहीं बढ़ी है तो नया भी बनवा के जाएं। अगर जिनकी इनकम बढ़ चुकी है तो उन्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके पास जितने भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन में दिया था, जैसे मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दिया था, तो मैं जैसे ही गया वहाँ पे सामने तो मुझसे बोला गया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की, मतलब 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जितने भी डॉक्यूमेंट है वन बाई वन करके सब कुछ दीजिए। तो इस तरीके से आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म में हायर क्वालिफिकेशन जो भी डाली है वहाँ तक के सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाइए, ठीक है। वरना नहीं देने के बावजूद नहीं देने से आपके साथ समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी कार्ड यानी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है, वो आप लेकर के जाइए। और फोटोग्राफ जो कि आप लेटेस्ट बनवा कर ले जाइए, क्योंकि इसके बाद कई सारे जगहों पर फोटोग्राफ्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ डीवी में पड़ेगी, मेडिकल में जाएंगे वहाँ भी पड़ेगी, और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे भी कई सारे फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से अभी आप एक नया फोटोग्राफ अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, और ज़्यादा बनवा लीजिए। आप 30-40 बनवा लीजिए, ठीक, क्योंकि आप अब से जब भी आप यूज करेंगे तो वो सेम फोटोग्राफ यूज करिए। इससे आपके लिए सही रहता है, ठीक है, और उन्हें भी मिलाने में आसानी होती है। तो इस तरीके से, और दूसरी चीज़, जो भी कभी कभी सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब अगर डिले हो रहा है तो पेशेंस नहीं रखते और समस्याएं करते हैं। तो देखिए पेशेंस थोड़ा सा रखिए, अगर डिले भी हो रहा है तो स्टाफ के साथ कोऑपरेट करिए, क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी का सवाल है, और अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी छोटी सी माइनर सी फॉल्ट की वजह से आपको बाहर कर दें, और ये आपके लिए भले ही आप अल्टीमेटली बाहर ना हो, लेकिन इसी सिम थोड़ी सी वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अगर बाद में आप कोर्ट केस भी करते हो तो सोचो कितना लंबा समय जाएगा, पैसे बर्बाद होंगे, और आपके लिए काफ़ी सारा एक परेशानी की सबब बन जाएगी। इसी वजह से स्टाफ के साथ कोऑपरेट करिए, जिस तरीके से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन गाइडलाइंस का फॉलो करिए, नॉर्मल बिहेवियर रखिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट में अगर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक तो नहीं चलता। अगर स्पेस के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए स्पेस से कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में एक लड़का था जिसके मैट्रिक वाले में स्पेस नहीं था और इंटर वाले में स्पेस था, आधार कार्ड में वैसी प्रॉब्लम थी। तो स्पेस को लेकर के कोई इशू नहीं आता है, उससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। स्पेलिंग को लेकर के दिक्कत आती है तो स्पेलिंग जिस किसी भी का भी 10th के मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार स्पेलिंग होना चाहिए। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो डेफिनेटली आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए और तब लेकर के जाइए। देखिए डॉक्यूमेंट डीवी में जाने से पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसको केयरफुली चेक कर लीजिए। सब कुछ सही तरीके से, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, अपना नेम, सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसे होने चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी वजह से कुछ गड़बड़ी है तो ज़रूर उसे सही करवा के ले जाइए, वरना अगर आप जाते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा और फिर 7 दिन का समय दिया जाएगा, और इतने कम समय में आप बिल्कुल नहीं बनवा पाएंगे और आपके लिए परेशानी होगी। तो डीवी में जाने से इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। दूसरी चीज़, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम पर पहुंच जाइए, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचेंगे तो कार्य आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, और नॉर्मली आपको डिले नहीं किया जाएगा, और शुरुआत में जिसका हो जाता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रयागराज में आ रहे हैं आप, डीवी है, तो प्रयागराज के लिए बता दूं कि यहाँ पे टिकट आपको कटाना होता है जो कि 16 रुपये का होता है। उसके लिए आपको एक स्लिप दिया जाएगा, उस स्लिप को लेकर के जाइए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ में टिकट काउंटर पे जाना होगा,
और वहाँ से आपको 16 रुपये का टिकट कटा करके आना होता है और उसे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस तो मैंने हमारे साथ क्या क्या हुआ था डीवी में वो हमने बता ही दिया है। तो मेरा यहाँ पे मोटिव ये था कि मैं आपको बताऊं कि किन बातों को ध्यान में रख के जाना है डीवी में। इसी तरीके से मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी आपको कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों ने मेडिकल संबंधित काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, मैंने कमेंट में जवाब दिया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बताऊं कि मेडिकल में जाने से पहले बहुत सारे पूछ रहे हैं साथी लोग कि खाली पेट जाना है या खा पी कर जाना है। तो देखिए हम लोग भी जब गए थे तो हमें भी आइडिया नहीं था। वहाँ पे हमने स्टाफ से पूछा, कुछ लोगों ने बोला खा सकते हो, कुछ लोगों ने बोला नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने एक दूसरे स्टाफ से पूछा तो बोला कि देखो हैवी खाना नहीं खाना है। ठीक है, नॉर्मल आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हो। तो हम लोगों ने भी ऐसे किया क्योंकि हमें पता चला था कि 11 बजे से मेडिकल होना है और ऐसे में सुबह से भूखे रहना और रात भर से हम लोग ट्रैवलिंग करके गए थे तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो हम लोगों ने पूछा, फिर उन्होंने बोला कि हल्का कुछ खा सकते हो। तो हम लोगों ने जो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए थे थोड़े बहुत, वो खा लिया। और पपीता वगैरह हमने खाया था, नॉर्मल जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो इस तरीके से चीज़ें हल्का फुल्का आप खा सकते हो। कोई भी हैवी फूड आपको नहीं लेना होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको मेडिकल के टाइम पे बहुत सारे लोग जो होते हैं घबराते हैं कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चेकिंग होगी, और इस वजह से बीपी की प्रॉब्लम आती है, बीपी हाई हो जाता है। तो देखिए बीपी में मैंने देखा काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी बताया जा रहा था दूसरे जगहों पर बीपी को लेकर के कि बीपी में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। तो देखिए अगर आपके पास बी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, काफ़ी लोगों को होता है। हालांकि जनरली हम लोग की उम्र के जो भी लोग हैं उनमें बीपी की समस्या नहीं होती है। तो ऐसा डॉक्टर को भी पता है कि भी ब्लड प्रेशर इस उम्र में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, घबराहट की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपको नॉर्मल अपना रखना है। जितना ज़्यादा काम डाउन रहेंगे और अंदर ही अंदर जब आपका बीपी चेक हो रहा होगा तो उस टाइम पे आपको अ, अपने ब्रीदिंग को थोड़ा सा गहरा लेना होगा। ठीक है, गहरा सांस लेंगे तो बीपी, हार्ट बीट आपका लो होगा और इस तरीके से आपको अच्छा नॉर्मल बीपी आएगी। तो घबराना नहीं है। कोई भी आपको, चाहे आई टेस्ट हो रहा हो, कलर विजन टेस्ट हो रहा हो, या फिर कोई भी टेस्ट हो रहा हो, एक्सरे वगैरह हो रहा, तो आप अगर घबराएंगे तो उसमें मिस्टेक्स होगा और ऐसे में आपका नेगेटिव रिमार्क आएगा। तो पहली बात यह है कि काल्म डाउन रहना है, इजीली लेना है। अगर आप परफेक्ट हैं, आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सब कुछ इजी तरीके से हो जाता है। स्टाफ्स कोऑपरेटिव हैं। जहाँ तक हम लोगों का हुआ आगरा में, वहाँ पे स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सभी चीज़ें इजीली ढंग से हो जा रही हैं। तो बाकी हम लोग के साथ जो भी बीपी हुआ, कुछ बच्चों का हाई भी आया था। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 90 से लेकर के 150 तक आए थे। ठीक है, तो ऐसे में प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, नॉर्मल इसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, और बीपी थोड़ा सा हाई होने का आ रहा था, जिनके अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन थी, है ना, इस वजह से। बाकी अगर आई आई का जब चेकअप हो रहा था, जैसे डिस्टेंस विजन की बात कर रहे थे, तो डिस्टेंस विजन में भी आपको घबराना नहीं है। एक बार मैंने ही मिस्टेक से एक जेड लिखा हुआ था, मैंने उसे एच लिखा हुआ था, मैंने उसे जेड पढ़ दिया था। मतलब स्पीड में पढ़ने पढ़ने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था उसको, फिर से मैंने उसे करेक्ट किया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ना भी किसी तरह का हेजिटेशन रखना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब कलर विजन टेस्ट हो रहा था उस टाइम पे भी आपसे पलटवा के जल्दी पढ़ाया जाता है। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो इजीली विजिबल नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी जोर देना पड़ता है। तो अगर आप काम डाउन रहेंगे, अगर आप नॉर्मल रहेंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी और सभी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से होती जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब, उद्देश्य यही है कि आप लाइटली लें चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है कि क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, क्या होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ों को सोचोगे तो घबराहट होगी और ऐसे में आप मिस्टेक करेंगे और मिस्टेक होने पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए और होप सो आप सभी जो आगे आने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी लोगों का मेडिकल और डीवी स्मूथली हो जाए और कोई भी इसमें फेल ना करे, किसी भी वजह से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी हम कामना करेंगे कि आप सभी जो आने वाले समय में जो साथी हैं उनका डीवी अच्छे से हो जाए, मेडिकल भी सही तरीके से हो जाए।
झांसी में कल हमारे एक फ्रेंड का मेडिकल है, और उनके साथ वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को किया गया उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी कल के डेट में। फिलहाल कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के जो कि मेरे लैपटॉप में यहाँ पे खुला हुआ है, उसको लेकर के हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि उसकी क्या जवाब हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अभी 9 मिनट पहले ही कमेंट आया है यहाँ पर सचिन साहू जी का, और ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोसिल कैसे चेक हुआ। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नॉर्मली वहाँ पे एक कमरे में लेकर के जाया जाता है और आपको पैंट उतारने के लिए बोला गया जाएगा, और वहाँ पर वो दूर से ही हम लोग का चेकअप हुआ, उसमें कोई बहुत बड़ी, उसमें खांसने के लिए बोला जा रहा था, तो जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट है जिनके साथ जिनको दोबारा बुलाया गया था, मतलब एक बार चेक करने के बाद दोबारा बुलाया गया था, तो उन्हें कुछ लगा होगा डाउट ऐसा, बट उन्हें भी ओके किया गया, कोई इशू नहीं आया। ठीक है, इसके बाद प्रजापति गौतम जी हैं जिन्होंने पूछा है पाइल्स का टेस्ट कैसे हुआ या फिर क्या हुआ, पाइल्स के टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए गौतम जी, पाइल्स का टेस्ट हम लोग के साथ में नहीं किया गया है, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था, जो हमारे को एक स्लिप मिला था, उस स्लिप में टिक टिक किया गया था कि क्या क्या चेक होगा, तो उसमें पाइल्स का कहीं भी मेंशन नहीं था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी आरआरसी का ऐसा ही होगा, तो पाइल्स कहीं भी चेक नहीं किया जा रहा होगा, और क्योंकि हमने उस लिस्ट में देखा था, उसमें जो भी था ब्लड टेस्ट था, यूरिन टेस्ट था, एक्सरे था, इसके अलावा हाइड्रोसिल था, आई का था, विजन का था, कलर, है ना, ये सारी चीज़ें थी। उसमें सबसे नीचे ईसीजी था, उस पर लिखा था ईसीजी इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो सबके साथ ईसीजी भी चेकअप नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा रविकांत मीना जी ने पूछा, जिनको मैंने जवाब भी दिया है, आइडेंटिटी मार्क चेक किया जा रहा है कि नहीं। देखिए चेक किया जा रहा है, वहाँ पे जो आपने डीवी के टाइम पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको आइडेंटिटी मार्क लिखना होता है, उसे दिखाना यहाँ पर भी पड़ता है, तो आइडेंटिटी मार्क आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने डीवी के टाइम पे आइडेंटिटी मार्क लिखा था उसे वहाँ पे देखा जाएगा, ताकि वो आपको वेरीफाई कर सके, ठीक है। और लेटेस्ट कॉमेडी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्सरे में भी कोई बाहर हो रहा है क्या। हम लोग के साथ में देखिए कोई बाहर नहीं हुआ था, सबका सबका एक्सरे जो था वो नॉर्मली हो गया था। एग्जाम रिलेटेड पूछ रहे हैं, ओबीसी फॉर्मेट पे तहसीलदार के साइन और सील से काम चल जाएगा या फिर डीएम एसडीएम के करने पड़ेंगे। देखिए जेन्युइन सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है तो चल जाएगा, ठीक है। तहसीलदार का हो या एसडीएम डीएम का हो, साइन मुहर से वहाँ पे ये नहीं दिखा जा रहा है किसके द्वारा इशू किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंटल सील होना चाहिए, चाहे वो तहसीलदार का हो या फिर एसडीएम का हो या फिर डीएम का हो, तो वो बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई भी इशू आपका नहीं आएगा। इसके बाद पूछा गया है, रोहित राज पूछ रहे हैं कि डीवी के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रूम पर रख के मेडिकल के लिए जा सकते हैं। मैंने आपको जवाब दिया है, देखिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेडिकल के टाइम पे हम लोगों से बिल्कुल नहीं मांगा गया था और कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आधार कार्ड आप लेकर के जाइए, अपने साथ फोटोग्राफ लेकर जाइए। हम लोग के साथ में 2 फोटो की ज़रूरत पड़ी थी, और जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ था उन्हें 3 फोटो की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो आप 4-5 फोटो लेकर के जाइए, क्या दिक्कत है ना। और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने इनको बताया भी है कि अगर आप चाहे तो लेके जा सकते हैं। मे भी किसी, जैसे कि आगरा में तो नहीं मांगा गया, हो सकता है कहीं पर मांग लिया जाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने सेफ्टी के लिए रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टडी पॉइंट्स पूछ रहे हैं, सर अगर किसी की एक ब्लाइंड है तो उसका मेडिकल कैसा होगा। देखिए ब्लाइंड पर्सन को रेलवे में नहीं लिया जा रहा है, वो तो या तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में अगर कुछ ऐसा है तो वो वहाँ पे जा सकते हो, बाकी ब्लाइंड पर्सन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो तो मेडिकली अनफिट माने जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि शिवम दीक्षित पूछ रहे हैं, मेडिकल में भी बायोमेट्रिक होता है क्या। बिल्कुल नहीं, वहाँ पर मेडिकल के टाइम पे किसी भी तरह कोई बायोमेट्रिक नहीं किया गया, थंब इम्प्रेशन कई जगह लगाया गया था, ठीक है। और सिग्नेचर कई जगह करना पड़ा था, जहाँ जहाँ भी आपका टेस्ट होता है, जैसे आप ब्लड टेस्ट गए तो वहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगाया, एक्सरे में गए वहाँ करके आ गए, ठीक है। और जहाँ पे आपका आई टेस्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे सभी जगह आपको साइन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। मेडिकल में कौन सा डॉक्यूमेंट ले गए हैं आप, क्योंकि हमें डीवी में कोई स्लिप नहीं दी गई है ना। तो कोई स्लिप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी पूछ रहे थे कि कोई स्लिप लेकर के जाना है यहाँ पर डीवी में, तो डीवी में हमें कुछ मिला ही नहीं था, हम डायरेक्ट मेडिकल हॉस्पिटल चले गए थे।
और किसी भी तरह कोई भी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उनके पास लिस्ट ऑलरेडी पहुंच जाती है। यहाँ से कोई ऑफिसर जो होता है स्टाफ, वो आपके आरआरसी से जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटल, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेमो होता है उसे जमा कर दिया जाता है और वो लेकर के आपकी आइडेंटिटी कर ली जाती है। आपको अलग से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाना है। अपनी आईडी जरूर अपने साथ रखा करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और फाइल्स के लेके पूछा जा रहा है, बिल्कुल चेक नहीं हो रहा है। और जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि आगरा हॉस्पिटल में रेड येलो और ग्रीन लाइट जला करके पूछ रहे हैं कि नहीं। देखिए लाइट जला करके नहीं पूछा गया था, ठीक है। स्क्रीन पर लेटर्स दिखाए जा रहे थे जो ब्लैक लेटर में थे, वही सब पढ़वाया गया छोटे बड़े अक्षरों में। और इसके बाद एक बुक में पढ़वाया गया था। कलर विजन टेस्ट के लिए जो बिंदु बिंदु टाइप का आपने देखा होगा ऑनलाइन, बिंदु बिंदु बने होते हैं, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, वो चीज़ कराया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो नॉर्मली आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सभी चीज़ों को कंडक्ट करेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नोक-नीच के लिए लेकर पूछ रहे हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट की नोक-नी अगर है तो क्या करें, या फिर चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए इसमें नोक-नी बिल्कुल चेक नहीं किया गया। फ्लैट फुट के लिए पूछे जा रहे हैं तो फ्लैट फुट भी नहीं चेक किया जा रहा है। इसमें आपको किसी भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हियरिंग प्रॉब्लम को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या ईयर भी चेक किया जा रहा है। देखिए ईयर हम लोग का बिल्कुल नहीं चेक किया गया, ठीक है। हियरिंग प्रॉब्लम है तो अगर आप कुछ बोलते हैं, आप नहीं सुन पाते, तो हो सकता है इस चीज़ को नोटिस करें। लेकिन ये अलग से ईयर टेस्ट के लिए ना तो कहीं मेंशन था और ना ही हम लोगों से इस तरह की कोई काम, मतलब ऐसा कुछ टेस्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। विकास सिंह पूछ रहे हैं हम फॉर्म आईटीआई पीई फिलअप किए थे तो हमको डी में क्या लेके जाना होगा। बिल्कुल आईटीआई का आप लेकर जाइए। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त आईटीआई को मेंशन किया है तो आप आईटीआई का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईवीसी पुराने इनकम सर्टिफिकेट के बेस पर बनवाएं कि न्यू वाले पे। देखिए पुराना ही चलेगा। पुराना बनवाया होगा आपने तो वही लेकर के जाइए। अगर इनकम आपका बढ़ चुका है तो आपको ईवीसी सर्टिफिकेट तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पुराना वाला ही आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खाली पेट के लिए लेकर के हमने बता दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ों के और मैंने कमेंट में जवाब जरूर दे ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपसे डिस्कशन करनी थी। कुल मिलाकर के मुझे ये बोलना था कि जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, तो बिल्कुल मत घबराइए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डीवी क्वालिफाइड, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सभी चीज़ें अच्छे से हो जा रही हैं, तो मेडिकल में आपको कोई इशू नहीं आएगी। आई आपका सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी कमेंट में आया था कि किसी चश्मे वाले भाई का रिव्यू लीजिए कि उसके साथ क्या हुआ। तो हम लोग के साथ 8 ऐसे बंदे थे जिनके चश्मे लगे थे। उनमें से एक का नंबर मेरे पास है। आप लोगों के कहे अनुसार मैं उनसे कल बात करने वाला हूँ और उनका भी रिव्यू ले लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें उनके साथ हुई और वो अपना एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे उचित लगा आपके साथ शेयर करना। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।